हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को कवर कर रहे हैं 2022 को। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ग्रेफाइट एंड डाईहाइड्रोजन। यहाँ पे कंबशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। और इसमें पूछा क्या आपसे, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मेशन पूछा है। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। ठीक, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रेफाइट का कंबशन, कंबशन डेटा, इसका मतलब क्या है। तो देखो, ग्रेफाइट के कंबशन का मतलब होता है कि आप ग्रेफाइट लो यानी कार्बन लो, इसके एक मोल को जलाओ, जो बनेगा वो CO2। इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H होगा वो एक्चुअल में इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन होगा। लेकिन अब ध्यान से देखो कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है, क्योंकि किसी भी स्पीशीज़ के फॉर्मेशन का मतलब है कि उसमें जो जो एटम्स हैं उनके नेचुरल फॉर्म को लो। तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का नेचुरल फॉर्म ग्रेफाइट होता है, और O2 है उसका O2, और इसके एक मोल को प्रोड्यूस करो। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो CO2 का एक मोल उसके नेचुरल फॉर्म से फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन का जो डेल्टा H है, कंबशन ऑफ कार्बन भी है और फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा HCO2। तो पहला चीज़ तो ये मैंने बता दिया कि इनडायरेक्टली ग्रेफाइट का कंबशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ CO2 है। सेम थिंग डाईहाइड्रोजन के लिए, डाईहाइड्रोजन H2, इसको जलाओगे हाफ O2 के साथ, ये बनेगा H2O। तो यहाँ पे देखो, इसका एक मोल जल रहा है और इसका एक मोल फॉर्म भी हो रहा है। इसका एक मोल किससे फॉर्म हो रहा है, उसके नेचुरल फॉर्म से। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन जो अदर स्पीशीज ऑफ नेचुरल फॉर्म में ही है। तो दोनों की कंडीशन यहाँ पे भी मीट हो रही है, यानी इसका भी जो डेल्टा H है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 के बराबर और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O है। तो आपको ये दो डेटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पे पूछा है। अब इसके कंबशन का हम रिएक्शन लिख रहे हैं, तो इसके एक मोल को हमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाना होगा और इससे CO2 और H2O फॉर्म होगा, और ये वैल्यू दे रखी है -2220। अब किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H, इसका जैसे ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी इस रिएक्शन का कंबशन का जो डेटा दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू -2220, ये किसके इक्वल होगा, थ्राइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एक पार्ट, प्रोडक्ट में एक और है वो H2O, तो प्लस 4 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये प्रोडक्ट का पार्ट हो गया। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस अब रिएक्टेंट पे आना है, तो रिएक्टेंट में क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो मैंने लिख दिया। और फिर 5 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब सिंस O2 नेचुरल फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म कौन होता है भाई, तो अकेला एटम हो, लाइक सोडियम, आयरन, ये सब हो, या गैसेस हो, सोडियम आयरन हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो, हीलियम ले लो, ये नेचुरल फॉर्म में है। लेकिन ऑक्सीजन, उसका नेचुरल फॉर्म O2 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन N2 होगा, क्योंकि ये नोबल गैसेस नहीं है तो ये डायटोमिक फॉर्म में होंगे। हाइड्रोजन H2 होगा, Cl2 होगा। ये सब नेचुरल फॉर्म में है, क्योंकि किसी भी नेचुरल फॉर्म में जो एटम होता है उसको हम नहीं बना सकते, वो भगवान बना के हमें देता है। जितने भी एटम है किसी को भी हम लैब में नहीं बना सकते हैं, सब भगवान ने दिया है, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मानते हैं कि भाई इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो यहाँ पे ये O2 है नेचुरल फॉर्म में, इसीलिए इसके 0 था, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं। अब इसमें आपको सारा वैल्यू दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू ये रही, मैंने लिख दिया। ये तो मैंने समझा ही दिया कि CO2 वाला एक्चुअल में कंबशन ऑफ कार्बन के बराबर होगा, तो 3 इंटू कंबशन ऑफ कार्बन वाला डेटा लिख दिया, 4 इंटू कंबशन ऑफ हाइड्रोजन वाला डेटा लिख दिया, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअल में कंबशन ऑफ H2 के बराबर है। और इसको मैंने x ले लिया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो रूल क्या है, जिसका भी आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, जैसे प्रोपेन का पूछा है, तो मैं प्रोपेन वाले डेटा को उठाऊंगा जो भी दिया है। ठीक है, मैंने उठा लिया, इसमें कंबशन का दिया था तो उसको लिख दिया, और उसके बाद जो भी इसका डेल्टा H दिया हुआ है उसी को इक्वेट करेंगे फॉर्मेशन के डेटा से। तो उसमें आप ये फॉर्मेशन का डेटा आ जाएगा, बाकी दोनों आपको गिवन होंगे। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है वाइल परफॉर्मिंग थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन का है, क्योंकि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है ये। इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, तो वेल ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डेटा हमें दे दिया है, और एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का डेटा दे दिया। इससे इसका इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, तो इसके लिए मैं फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। किसी का भी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एक मोल को रिएक्ट कराओ। ठीक है, मतलब एक मोल एसिड एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज करा दो।
तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है डेल्टा एच एच प्लस प्लस ओ एच माइनस। इसका मतलब है कि एक मोल एच प्लस और एक मोल ओ एच माइनस को रिएक्ट करा के जो H2O बनाओगे, इसका जो डेल्टा एच होगा वो ये मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअल में एच प्लस ओ एच माइनस मिलकर वाटर बना रहे होते हैं लेकिन ये एच प्लस आने के लिए इसको आयनाइज होना होता है। जैसे HCl टूट के एच प्लस और Cl माइनस देगा तभी तो एच प्लस मिलेगा, तो इसलिए ये आयनाइज होना होता है, इसको भी आयनाइज होना होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन का नेट क्या होगा, एच प्लस डेल्टा एच एच प्लस प्लस ओ एच माइनस, और फिर डेल्टा नॉट छूट गया, डेल्टा एच ऑफ एसिड आयनाइजेशन, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो बिना किसी एफर्ट्स के टूट जाता है, यानी उनका डेल्टा एच आयनाइजेशन जीरो होगा। तो मैंने वही लिख दिया कि फ्रॉम फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डेल्टा एच आयनाइजेशन ये जीरो होना है। नॉट छूट जा रहा है, आप नॉट कंसिडर कर लोगे। तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा भाई, आप इसको जीरो पुट करो, इसको जीरो पुट करो, तो इसका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन एच नॉट एच प्लस प्लस ओ एच माइनस के बराबर होगा। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इसके बराबर है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस -57.3। तो एक तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये वैल्यू हमें मिल गई। अब वीक के लिए फिर से पुट करते हैं। तो वीक के लिए डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, आप कहोगे कि सर यही फॉर्मूला, पहले इसको पुट कर दो। मैंने कहा वो तो मैंने ऊपर वाले वैल्यू में निकाल लिया है, मैंने उसको पुट कर दिया। फिर आप कहोगे सर डेल्टा ये वीक है तो इसका तो कुछ वैल्यू होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसकी तो आपने बता दी जीरो होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जीरो होता है, तो इसको तो हम जीरो पुट करेंगे, इसका लेना होगा। तो वही मैंने ले लिया, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस को मैंने जीरो पुट कर दिया। ये वैल्यू हमें दे रखा है 55.3, इसके न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू वो मैंने यहाँ पे रख दिया। दिस इज इक्वल टू 57.5 और डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड, यहाँ से डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड आ जाएगा 2.2 आ जाएगा तो ये याद रखना है आपको, ये कॉन्सेप्ट यही है, एक सिंपल फार्मूला, और ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आयनाइजेशन जीरो होता है, वीक एसिड और वीक बेस का आयनाइजेशन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे यहाँ पे भी 2.3 पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं 2.4 ग्राम कोल इज बर्नड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन 298 Kelvin 1 atm pressure. The temperature of calorimeter raises from 298 to 300 Kelvin. The enthalpy change during the combustion of coal is x kilojoule. The value of x. देखो भाई, हमें हमसे इंथैल्पी पूछा है, वो भी पर मोल का, ठीक है। वैसे इंथैल्पी हम पर मोल का ही निकालते हैं। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है ना, ये ऑपरेट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट करता है, इसीलिए इससे जो भी वैल्यू हमें मिलेगी QV मिलेगी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और QV रिमेंबर दिस इट इज़ इक्वल टू डेल्टा U होता है। तो जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर हमें देगा वो डेल्टा U देगा, ठीक है अब आ जाओ, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई डेल्टा U है, डेल्टा H कैसे निकलेगा, तो डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG क्या है, तो प्रोडक्ट में आप रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट में जो जो गैस हैं, ठीक है, उनके कोफिशिएंट को ले लो, उनका नेट सम ले लो, और रिएक्टेंट में जो जो गैसेस हैं, सॉलिड और लिक्विड को नहीं, गैसेस को, उनका कोफिशिएंट को ले लो, उनका सम, और इन दोनों का जो डिफरेंस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा वही होता है डेल्टा NG, यानी चेंज ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये मतलब होता है इसका। तो इतना कॉन्सेप्ट है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा टारगेट है Q निकालना है, तो Q का फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T, यही फॉर्मूला है। और MS को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि यहाँ देखो नीचे हमें हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर 20 किलो जूल दे रखा है और यहाँ पे डेल्टा T दे रखा है, चेंज कितने से हुआ। तो मैंने दोनों को पुट किया और मेरे पास आ गया 40 किलो जूल ड्यू टू 2.4 ग्राम, क्योंकि इसने जलाया था 2.4 ग्राम को। अब निकालना तो हमें पर मोल। अब एक मोल कोल का मतलब होता है कार्बन, एक मोल कार्बन में 12 ग्राम होंगे, ये तो हमें पता है ना, इसका वजन 12 ग्राम होगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि भाई 2.4 ग्राम से 40 किलो जूल रिलीज़ हुआ है, तो 12 ग्राम से कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड से आ गया, दिस अपॉन दिस करके 200 किलो जूल। इसका मतलब डेल्टा U मुझे पता चल गया। इसमें इनफैक्ट मैं पर मोल लिखना भूल गया, पर मोल, क्योंकि एक मोल के लिए मैंने निकाल दिया है। इसने मेरे से पूछा है इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा H, तो ये लो मैंने कार्बन का रिएक्शन लिख दिया, कार्बन को जलाने का। अब इसका डेल्टा NG जीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में जो गैस है वो सिर्फ CO2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है,
और रिएक्टेंट में जो गैस है वो सिर्फ O2 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ये तो सॉलिड, इसको हमें लेना नहीं है, तो 1 - 1 करोगे 0 आएगा। इसका मतलब डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, इसमें डेल्टा NG 0 के कारण ही खत्म हो गया, डेल्टा H डेल्टा U बराबर हो 200 आ गया। तो 200 विल बी द रिजल्ट इन दिस केस। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। देखो भाई ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ गया फिर से। ये रिएक्शन दिया हुआ है हमें और इसका डेल्टा U दे दिया है, ठीक है। पूछा है कि इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा H पूछा है, तो फॉर्मूला पहले लिख दो आप और इसका डेल्टा NG निकालो। तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट में जो गैसेस है इनका कोफिशिएंट 1 1 यानी 2 हो गया और रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है, तो 2 - 1 1 आएगा। तो पुट करना शुरू करते हैं। डेल्टा H डेल्टा U दिया हुआ, इसको पुट किया हमने, और डेल्टा NG, ये सॉरी ये प्लस है, डेल्टा NG 1 हुआ अब बाई R। अच्छा देखो यहाँ पे ये किलो जूल में था और R दिया हुआ है जूल्स में, तो इसलिए इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दिया इनटू टेम्परेचर। डेल्टा NG/RT होता है, टेम्परेचर 27 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 300 आएगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं। तो ये कह रहा है कि द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि CP दे दिया है 20.785 यूनिट, ध्यान रखना जूल्स पर केल्विन पर मोल। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 500 जूल्स दे रखा है, ठीक है, अपॉन हीटिंग इट फ्रॉम दिस टू दिस। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ये तो बेकार लैंग्वेज है, एट कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पूछा है आपसे। तो देखो फिर से मैं बोलता हूँ, ऑलवेज दो चीज़ याद रखना, डेल्टा U जो होता है वो QV के बराबर होता है एंड डेल्टा H होता है वो QP के बराबर होता है। नेवर फॉरगेट दिस। अभी फ़िलहाल हमें डेल्टा U दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, तो ये होगा QV के बराबर। QV क्या होगा भाई, NCV डेल्टा T, और कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए जो अभी हमें नहीं है लेकिन कभी पड़ जाए तो ये NCP डेल्टा T। तो इक्वेट टारगेट है डेल्टा U दिया हुआ है तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो इसके लिए मुझे QV चाहिए लेकिन दिया है एग्जामिनर ने चालाकी से QP। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा। तो हमें पता है अगर गैस आइडियल है तो आइडियल गैस के लिए CP - CV इजिकल टू R होता है। तो पुट करना शुरू करते हैं। जो CP दिया है उसको पुट किया माइनस CV, और R की वैल्यू 8.314 नीचे दे रखा है, ये भी जूल्स में है ये भी जूल्स में, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से CV मुझे मिल गया, बस अब तो पुट करना है। डेल्टा U 5000 है, उसकी जगह मैंने 5000 रख दिया क्योंकि डेल्टा U NCV डेल्टा T के बराबर है। N हमें निकालना है, CV मैंने ऊपर निकाल लिया, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 300 से 500 यानी 200 दिया हुआ है। विल एबल टू सॉल्व द मोल्स। ये बहुत इजी वैल्यू है, ये 2 आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, सिक्स्थ कह रहा है अ गैस, इसका मोलर मास दिया हुआ है 280 ग्राम पर मोल, वॉज बॉन्ड इन एक्सेस, इसको जलाया हमने एक्सेस ऑफ O2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देख लो भाई फिर से, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, यानी कि जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वो डेल्टा U मिलेगा। पहला चीज़, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U होता है। एंड ड्यूरिंग द कंबशन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इंक्रीजेज टू फ्रॉम दिस टू दिस। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज दिस मच, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन, अच्छा हीट कैपेसिटी दे रखा है इतना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है इतना, द अमाउंट ऑफ गैस बर्न, कितना गैस बर्न हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसे है कि 1 मोल को जलाएंगे तो 9 किलो जूल रिलीज़ होगा। तो यहाँ से हम पता करेंगे कि कितना किलो जूल रिलीज़ हुआ है और फिर यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। तो मैं Q पहले टारगेट कर रहा हूँ, कितना किलो जूल रिलीज़ हुआ है। तो Q होता है, वही फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ढूंढते हैं मास कितना है, तो मास 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 इसमें होगा कहीं ना कहीं, तो नहीं इसने हीट कैपेसिटी दे दी है, सॉरी हीट कैपेसिटी दे दी है, ये पूरी वैल्यू ही दे दी है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इतना किलो जूल दिया है, देख लो, ठीक है ना। किलो जूल को ना भी कन्वर्ट करेगी ये भी किलो जूल है, खैर एनीवे मैंने अभी तो फ़िलहाल कन्वर्ट कर दिया। 2.5 थाउजेंड कर दो, ठीक है, ये जूल्स में आ गया, इनटू डेल्टा T। डेल्टा T इज दिस एंड दिस, ठीक है, डिफरेंस है, याद रखना ये जूल्स में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना जूल्स एनर्जी रिलीज़ हो चुका है इसका। अब ये बता रहा है कि 9000 जूल रिलीज़ हो रहा है 1 मोल से, और 1 मोल का मतलब है 280 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का मास 280 ग्राम है। तो वही मैंने लिख दिया कि 9000 जूल जनरेट हो रहा है 280 ग्राम से, तो इतना जूल कितने ग्राम से जनरेट होगा, वो आ गया 35 ग्राम्स।
सो यही आंसर है। तो कॉन्सेप्ट यहीं पे कैच करना था कि अच्छा ये डेटा दिया हुआ है हमें। अब एक कंसर्न आ सकता है तुम्हारे दिमाग में कि सर कहीं ये डेल्टा, ये तो आपने निकाला है क्यू वी, कहीं ये डेल्टा एच हुआ तो येस ऑफ कोर्स ये कन्फ्यूज़न आ सकता है। तो इसके लिए मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि अगर ये डेल्टा एच होता तो एग्जामिनर की मजबूरी होती कि गैस का फॉर्मूला लिखता ताकि आप डेल्टा एन जी निकाल सको। इसने गैस का कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, हम डेल्टा एन जी नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे हमें ये थोड़ा सा कंसिडर कर लेना होता है कि ये डेल्टा यू ही है, डेल्टा एच नहीं है। ठीक है, तो भाई एवरीथिंग इज़ ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा बी बाई, यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एच जो होता है यू प्लस पी वी होता है, जिसका मतलब डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी बाहर निकाल के, कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो ऐसे होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, कहीं इसने मेंशन नहीं किया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जनरल हम ऐसे इसको इन जनरल नहीं लिख सकते हैं। ये तो खैर फर्स्ट लॉ ही है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये करेक्ट। ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग का डेल्टा एस यूनिवर्स होता है, और डेल्टा ये एस यूनिवर्स किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो और इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल टू जीरो होता है। तो एकदम करेक्ट है ये स्टेटमेंट। और डेल्टा जी का तो खैर ये फॉर्मूला ही है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नेक्स्ट आते हैं इसमें, कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज़ ईजियर इफ मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट। तो भाई ये एलिंगम का क्वेश्चन है, बट थर्मोडायनेमिक लिंक है इसीलिए मैं इसको यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर प्योर एलिंगम मेटलर्जी का होता तो मेटलर्जी अब डिलीट हो चुका है। तो देख लो क्या है इसमें, MO2 सॉलिड है प्लस कार्बन, M प्लस CO2 है। ठीक है, कार्बन के साथ हमने इसको रिड्यूस किया, मैंने अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लिया। तो मेटल का ऑक्साइड, इसको मैंने रिड्यूस किया। अभी मैंने इसका स्टेट नहीं लिखा है, वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये रिएक्शन होने के लिए डेल्टा, ये स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमें नेगेटिव चाहिए। तो फॉर डेल्टा जी नेगेटिव, भाई पहला चीज़ ये नेगेटिव हो, बहुत अच्छी बात। उसके अलावा ये पॉजिटिव हो, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा। एग्री करते हो? ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइन के कारण ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल होता है, क्योंकि हम ज़्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर करके इस पूरी वैल्यू को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं इसका डेल्टा एस होगा क्या। तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस होता है प्रोडक्ट का एस माइनस रिएक्टेंट का एस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा एस लिख दिया। प्रोडक्ट का एस, प्रोडक्ट का एस का मतलब एंट्रोपी ऑफ एम प्लस एंट्रोपी ऑफ CO2 माइनस एंट्रोपी ऑफ MO2, ठीक है, प्लस एंट्रोपी ऑफ कार्बन। ये एक ब्रैकेट में, एक्चुअल में दोनों ही माइनस हो रहे हैं, ये चीज़ है। अब स्टोरी है कि अगर हम इसकी एंट्रोपी हाई रखेंगे तो डेल्टा एस ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए। इसकी एंट्रोपी हाई रखेंगे तो हमें पता है मेटल अगर सॉलिड में होगी तो इसकी एंट्रोपी कम होगी मेटल लिक्विड से, और इसकी एंट्रोपी कम होगी मेटल गैस से। तो हम तो चाहेंगे भाई ये मेटल गैस में बने, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसकी एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब है डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव और उतना ही ईजी रिडक्शन होगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि अगर लिक्विड स्टेट में लेंगे सॉलिड के कंपेयर में तो ज़्यादा ईजी रिडक्शन होगा, एकदम सही है। आप कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट बिकम मोर नेगेटिव ऑन नेगेटिव साइड एज एंट्रोपी इज़ हायर इन लिक्विड स्टेट। ये तो वही स्टेटमेंट जो मैंने आपको समझाया वही स्टेटमेंट दे दिया है। तो बोथ इज़ करेक्ट, ठीक है, एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक बार साइन को देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम मोर ऑन नेगेटिव साइड एज एंट्रोपी इज़ हायर इन लिक्विड, एकदम सही है, डेल्टा जी नेगेटिव साइड में ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो सेम एक्सप्लेनेशन एलिंगम में ऐसे ही हम करते हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो जाएगा इसका। कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल। देखो स्टेट वेरिएबल का मतलब होता है जो पाथ पे डिपेंड ना करे, डिस्प्लेसमेंट टाइप का। जैसे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप ऐसे आओ या ऐसे आओ, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है, किस रास्ते से आए हो इससे मतलब नहीं होता है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ प्रॉपर्टी है, किस रास्ते से वहाँ पे पहुँचे हो मतलब नहीं है, उनका चेंज फिक्स रहेगा। उसमें कौन कौन आते हैं? तो प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तो स्टेट को डिटरमाइन ही करते हैं, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा चार थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, डेल्टा एच,
डेल्टा यू, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। एकदम याद कर लो, ये स्टेट फंक्शन है, इनको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें ये तीन यहाँ पे दे रखे हैं, क्यू एंड डब्लू, मैं ये भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्यू एंड डब्लू ये होते हैं पाथ फंक्शन, ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, पाथ वेरिएबल। और ये सारे जो है ये स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं, फिर से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है इतना और 600 ml 0.2 मोलर HNO3 इसको हमने मिक्स किया 400 ml 0.1 मोलर NaOH के साथ, यानी एसिड और बेस को हमने मिला दिया है इन अ फ्लास्क। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इज दिस मच। ठीक है, इतने से राइज हो गया टेम्परेचर, ये वैल्यू हमसे पूछा है। तो भाई देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इस दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे। अब गारंटी नहीं है कि पूरा रिएक्ट होगा, जितना रिएक्ट होगा वो हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद हमें 1 मोल के न्यूट्रलाइजेशन से कितना हीट रिलीज़ होगा वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जितने मोल का रिएक्शन होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल हीट निकालेंगे, और उस हीट को हम MS डेल्टा टी से इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये M कितना होगा, तो इतना ml को मिलाओगे, क्योंकि ज़्यादातर ये पानी ही होता है। ठीक है, तो पानी की डेंसिटी 1 लेते हुए अगर यहाँ पे 1000 ml है तो उसका मास भी हम 1000 ग्राम ले लेंगे। तो पहले आते हैं इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं। तो ये मैंने रिएक्शन लिखा, ये इतना मिलीमोल इसका था और इतना मिलीमोल इसका था। तो हमें पता है ये लिमिटिंग है, यही 0 होगा, ये 80 रह जाएगा। यानी रिएक्शन कितना हुआ 40 मिलीमोल का। इसके भी 40 मिलीमोल रिएक्ट किए हैं, इसका भी 40 मिलीमोल, यानी 40 मिलीमोल ऑफ एसिड एंड बेसिस रिएक्टेड। तो अब तो बहुत आसान हो गया, 1 मोल से इतना जूल रिलीज़ हो रहा है, तो 40 से कितना होगा, इसमें हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किलो था तो इसीलिए 57 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मोल्स कितने थे 40 मिली मोल्स, तो 40 × 10⁻³ तो इतना जूल रिलीज़ हो गया। अब क्यू को मैंने लिखा MS डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस मच। मास वही बता दिया मैंने, पानी का मास 1000 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है 4.2, पुट कर दिया एस की वैल्यू और डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी आ गया 0.54, यानी ये 54 हो जाएगा। बस इतने ही 10 क्वेश्चंस थे इसमें, हमने पूरा कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये सीरीज़ को मैं पूरा कंप्लीट करूँगा।